और सरल तरीके से जो जो हम बता सकते हैं। तो आज वात रोगा के बारे में बात करेंगे। और ओके, अच्छा, वात रोग बेसिकली हम सब ने सुना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना। आयुर्वेद में हम इसको वात रोग के बारे में के नाम से सुनते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा क्लियर व्यू हो तो मैं एक पीपीटी भी साथ में शेयर करूंगी। ओके, क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। नाम हमने सुना है, बहुत ही कॉमन है, कभी भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं अरे इसको तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। पर ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट इज एग्जैक्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों का दर्द। अगर आपको या किसी भी आपके परिवारजन को ये किसी भी बीमारी की शुरुआत हो रही है और अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आगे जाकर आपके लिए काफी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे बड़ी जो समस्या है वो सिर्फ आपके बोन को रिलेटेड नहीं है, उसमें आपका लाइफस्टाइल, और ये अगर आपने समय पे नहीं सुधारा तो उससे समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एक चिकित्सीय स्थिति है और ये तब होती है जब हमारी जो दो हड्डियां हैं उसका जो सिरे हैं, उसके सिरे पे रखा हुआ जो ये सुरक्षात्मक जो कार्टिलेज होता है वो किसी भी टूट फूट से खराब हो जाता है। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, कूल्हे की हड्डी है, घुटना है, हाथों के जोड़ हैं, वो प्रभावित ज्यादा होते हैं। और ये जोड़ों के दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मतलब लगातार मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं आपको वात रोग तो नहीं आने वाला है। और बेसिकली हम इसको जितनी जल्दी पकड़ लेंगे उतना जल्दी हम इसके और बढ़ने से और फैलाव से हम इसको रोक सकते हैं। अच्छा, ये जो बीमारी है बेसिकली ये जोड़ों के क्षतिग्रस्त होने के कारण होती है। क्षतिग्रस्त समझ रहे हैं ना आप, कि जोड़ों में जब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, इन सिंपल लैंग्वेज। और ये समस्या अचानक नहीं हो रही है, ये समय के साथ साथ जोड़ों की क्या होता है ना, समय जैसे जैसे समय बीतता है जोड़ों की रक्षा करने वाला जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसीलिए आप देखोगे जनरली ये जो बीमारी है ये आपको ना ओल्ड एज में मिलेगी। जो हमारे दादी हैं, नानी हैं, कई मतलब आजकल बहुत जल्दी 40 की उम्र के बाद भी आपको लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, पर जनरली ये वृद्धावस्था में पाया जाता था पहले। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जोड़ों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ता जाता है। अच्छा, और इसके और भी कारण हैं, ये नहीं है कि सिर्फ इसके यही कारण है। मेन है कई बार चोट लगना। तो आप जैसे देखेंगे कि आप बिल्कुल ठीक थे पर अचानक से कुछ चोट लग गई। तो चोट के कारण क्या होता है, ये जो कार्टिलेज होता है उसमें एक दरार आ जाती है। फिर कभी कभार क्या होता है, जोड़ों का डिसलोकेट होना, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब है कुछ झटका लगा, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई, तो उससे क्या है कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिक क्या है कि ये आपकी हड्डी है और ये हड्डी है, तो इसके बीच में एक सुरक्षा कवच होता है ताकि ये आपस में रगड़ नहीं खाए। तो जब इस सुरक्षा कवच को कुछ ना कुछ हार्म हो रहा है किसी ना किसी चोट की वजह से, ओल्ड एज की वजह से, या कुछ झटका लगा और डिसलोकेट हो गया, तो ये दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाने लग जाती है। तो वो शुरुआत है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो चोट हमने देखा, चोट का एक कारण है। अच्छा, लिगामेंट में चोट लग जाती है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे ना, बहुत कोई स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो उन लोगों में ज्यादा ये देखा जाता है कि उन लोगों को कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स इंजरी होने की वजह से, लिगामेंट इंजरी होने की वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर मोटापा। मोटापा एक ऐसी चीज है जिससे क्या होता है कि आपका जो भार है बॉडी का वो आपके घुटनों पे पड़ता है, और इस घुटनों के भार की वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो हमने देखा चोट एक कारण है जिससे कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ रहा है, डिसलोकेशन एक कारण है, कोई ना कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, देन मोटापा एक कारण है। अच्छा, बैड पोस्चर। आप देखेंगे हम में से कई लोग, अभी इस समय हम लोग इस वेबिनार में बैठे हैं
तो मैं देख रही हूँ कि काफी लोग ऐसे हैं जो गलत पोस्चर में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। हम लोग जब पोस्चर ठीक नहीं रखते, whenever we are sitting, हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा पोस्चर अपराइट होना चाहिए। हम जो ये टेढ़ा लेटते हैं, टेढ़ा लेट के फोन देखते हैं, टेढ़ा लेट के टीवी देखते हैं, उस सब से क्या होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर बनता है और इन द एंड बार बार इस चीज के होने से क्या होता है, ये हम आर्थराइटिस को बुलावा दे रहे हैं। अच्छा, ये कुछ लोगों में जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक माने जैसे आपके घर में किसी करीबी को हुआ, आपके पेरेंट्स में किसी को हुआ है ऑलरेडी, आपके मदर को किसी को हुआ है, आपके फादर साहब किसी को हुआ है, तो काफी संभावना रहती है कि आप भी वो ट्रेट कैरी करें। तो उससे क्या है ना, एक वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपके घर में ऑलरेडी किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ये बीमारी होने की जो संभावना है वो काफी बढ़ने का, एक उत्पत्ति होने के काफी चांसेस रहते हैं। तो ये जो है, ये हमारे मेन जो रीजंस हैं। अब कार्टिलेज के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बेसिकली क्या होता है, कार्टिलेज का मतलब क्या है एग्जैक्टली? कार्टिलेज जो होता है ना, वो दैट इज लाइक अ रबर। जैसे रबर होता है ना, लचीला, इलास्टिक, वैसे। तो कार्टिलेज इज लाइक अ रबर, और हड्डी से ज्यादा लचीला होता है ये। और इसका काम क्या है, वही है, दो हड्डियों को जोड़ने वाला, बेसिकली अंतिम जो दोनों के हड्डियों के जो सिरे हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। अगेन, तो दोनों हड्डियां आपस में रगड़ नहीं खाएं। तो जब भी कार्टिलेज डैमेज होगा, जो हमने कारण देखे अभी उनकी वजह से, तो क्या होता है, जैसे ही आपस में हड्डियां रगड़ खाती हैं तो प्रॉब्लम अपीयर कैसे होगी, या तो दर्द आएगा या फिर कोई सूजन जैसी समस्या आएगी। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जिससे, आपको आवाज सुन रही है सबको मेरी? साहू साहब, आपको आवाज सुन रही है? ओके, परफेक्ट। क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि नॉट ऑडिबल, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। परफेक्ट, ओके, कमिंग बैक टू द स्लाइड। तो हड्डियां जब भी आपस में कुछ ना कुछ रगड़ खा रही हैं तो क्या होगा, या तो दर्द आएगा या सूजन आएगा। देखिए, प्रमुख बात एक और जो है वो ये है कि ये जो कार्टिलेज है ये क्या है, रबर है। तो इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से ये अपने आप रिपेयर नहीं करता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि कोई भी कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल का सप्लाई नहीं है। इसीलिए जब भी कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो जो हड्डियों को जो एक कुशन है जो उसको सुरक्षा देता है, तो वो चला जाता है। तो इससे क्या है, अगेन पेन बढ़ जाएगा, स्टिफनेस बढ़ जाएगी, अकड़न बढ़ जाएगी, इस तरह से प्रॉब्लम आती है। अच्छा, आजकल आप देखोगे हमारा जो लाइफस्टाइल भी है तो उसमें ये प्रॉब्लम जल्दी क्यों आ रही है। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में आती थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम जल्दी आ रही है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव है। जहां लोग पहले फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करते थे, फिजिकल वर्क ज्यादा था, अब क्या है, मेंटल वर्क ज्यादा हो गया। वर्क फ्रॉम होम है ऑल द टाइम, आपका लैपटॉप ऑन है, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, मतलब फिजिकल काम नहीं है, मेंटल काम है हर टाइम। और हमारी जो बॉडी का जो एक एक्सरसाइज होती थी वो बहुत कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। रेपिटेटिव वर्क होता है बार बार, या हेवी वेट्स जो लोग उठाते हैं जिम के अंदर, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होता है ना, जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा कोई भी हम वेट उठाते हैं तो उसका भी प्रेशर हमारे नीज पे आता है, क्योंकि हमारा जो नी है वो हमारा सारा का सारा वेट उठाता है बॉडी का। तो अगर हम बहुत ज्यादा हेवी वेट्स उठा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आएगी। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, और अब आपको पता कैसे चलेगा कि जी ये आ रहा है, क्योंकि अब आप आराम से चल रहे हो, कुछ पेन आ रहा है नी में, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं? तो देखिए, गड़बड़ पकड़ने के दो लक्षण हैं। एक लक्षण है कि जब भी पेन होगा, आपको उस एरिया को, उस जॉइंट को जब आप दबाएंगे तो वहां पे पेन फील होगा। सेकेंडली, उस जो पर्टिकुलर जॉइंट है वहां पे आपको स्टिफनेस भी होगी, अकड़ा सा लगेगा आपको, और अकड़े जैसे जैसे ज्यादा अकड़ेगा धीरे धीरे सूजन बढ़ती जाएगी।
उस एरिया में। तो ये दो पर्टिकुलर्स हैं जो आपको देखने हैं कि कभी भी आपको पेन ज्यादा आ रहा है, सूजन आ रही है अकड़न के साथ, तो रेड लाइट है, ये कुछ गड़बड़ होने वाली है। और एक और चीज है, अगर हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस को समय पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये क्रॉनिक बन जाता है। इसका इसका जो है वो क्रॉनिक धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी 4 स्टेजेस होती है। बेसिकली क्या है, ये प्रोग्रेसिव बीमारियों में आता है। प्रोग्रेसिव बीमारी का मतलब होता है कि जो धीरे धीरे बढ़ती है, समय के साथ ऊपर बढ़ती जाती है। देखिए, आप फर्स्ट देखेंगे हमने हेल्दी नी दिखाया है। हेल्दी नी का मतलब है कि बिल्कुल बढ़िया थी, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पेन आने लगा। सो फर्स्ट स्टेज में तो क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में बहुत कम दर्द होगा, कभी कभार, तो आपको लगेगा ऐसे ही हो रहा होगा, वैसे ही है, आज कुछ काम ज्यादा कर लिया तो हो गया। तो फर्स्ट स्टेज वो है। हम जनरली पेशेंट इग्नोर कर देता है कि ये क्यों हो रहा है। स्टेज 2 आता है जब दर्द बढ़ जाता है, माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो कुछ कॉन्टिन्यूस पेन आ रहा है। ओके, देन थर्ड स्टेज आती है जब दर्द उस पर्टिकुलर जॉइंट पे मूवमेंट के टाइम फील होता है। तो एक तो है कि जब शुरू में आपको कुछ हेल्दी जॉइंट था, हल्का सा पेन फील हुआ और उसके बाद फिर आपको ठीक लग रहा है। लेकिन जब दर्द पर्टिकुलर जॉइंट में होने लग गया, जैसे नी में आपको लग रहा है के अंदर मेरे को दिक्कत हो रही है, नी मेरे को मूव करने में दिक्कत हो रही है, जनरली लेडीज को लगता है कि हमें चौकड़ी मारने में प्रॉब्लम आ रही है, सो दिस इज दैट स्टेज 3 विच इज कमिंग। वहां पे समझ जाइए स्टेज 3 एंटर हो गया हुआ। और उसके साथ में क्या है, मूवमेंट के साथ जो स्टेज 4 आती है आपकी सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें दर्द बहुत बढ़ जाता है, सूजन भी आएगी, चलना मुश्किल हो जाएगा, आप थोड़ा लंगड़ा के चलेंगे, चलते चलते लगेगा कि जी मूवमेंट पूरी नहीं हो रही है। तो ये सारे स्टेज 4 के सिम्टम्स हैं। तो ये हमारी 4 स्टेजेस थी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत जरूरी है। और स्टेज 4 से जो पीड़ित जो व्यक्ति होता है, उसका एक या एक से अधिक जोड़ भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जोड़ रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना, ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी, तो ये और बाकी जॉइंट्स में भी फैल जाती है। जैसे हमने शुरू में बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर रीढ़ की हड्डी भी आएगी आपकी, आपके घुटने भी आएंगे, आपका एंकल भी कवर होगा, आपके हाथ की हड्डियां, रिस्ट की हड्डियां भी कवर होंगी। तो ये सब चीजें इसमें कवर होती है। तो दर्द जो बढ़ जाता है वो जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाता है। अब सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया, अब उसके बाद क्या, जो आपका सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके बाद क्या होता है कि जोड़ों में जो अकड़न और सूजन बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, बेसिकली हर जोड़ में आप देखोगे ना, कार्टिलेज के साथ में एक साइनोविल फ्लूइड होता है। साइनोविल फ्लूइड क्या है, वो ना सॉफ्ट रखता है उस एरिया को रगड़ खाने से बचाने के लिए। तो साइनोविल फ्लूइड का कार्य जो है कि शरीर में कोई भी मूवमेंट हो रही है कोई भी जॉइंट की, तो उसको बचा के रखना नी को। तो उस टाइम पे जब वो देख रहा है कि जी कार्टिलेज सूख रहा है और आपका जो नी है वो रगड़ खा सकता है, तो साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। वो मात्रा के बढ़ने से स्वेलिंग और बढ़ जाती है, तो सूजन आनी शुरू हो जाती है। सो ये एडवांस फॉर्म्स हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें बाद में और दिक्कत देते हैं। और इसके अलावा जो टूटा कार्टिलेज होता है, उसके भी कई बार जो कण होते हैं वो फ्लूइड में फ्लोट करने लग जाते हैं, जिससे दर्द और सूजन और बढ़ जाता है। देखिए, बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके एडवांस स्टेजेस के अंदर नॉर्मल जो आपके जो गतिविधियां है ना, दिनचर्या है जो नॉर्मल, वो भी करने में दिक्कत आती है। और कई बार ऐसा होता है कि दिन जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे आप देखेंगे दर्द बढ़ता जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, और जोड़ों में जो अकड़न आती है उसके कारण मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे मैं बता रही थी कि आप चलते चलते आपको लगेगा कि पैर रुक गए। और देखिए, सिंपल सी चीज है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो समस्या है वो गंभीर होने पे क्या होता है ना, जब क्रॉनिक हो जाती है तो जोड़ों जो संतुलन होता है ना शरीर का, वो बिगड़ जाता है, आपको इम्बैलेंस हो जाएगा कभी भी।
घुटनों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो लॉक हो सकते हैं कभी भी, तो वो बहुत डेंजरस होता है। और चलते चलते इम्बैलेंस तो होता ही है, लेकिन लॉक होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत डेंजरस होती है। अब हम लोग ने ये सब देख लिया है कि जी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कारण क्या है इसके, और हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि हम किस स्टेज पे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अब हम करें क्या इसके लिए, और ये आयुर्वेदा के साथ कैसे जुड़ा है, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। क्या होता है ना, आयुर्वेदा के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस को बोलते हैं हम संधिगत वात। सिंपल है। देखिए आयुर्वेदा तो आप लोग सब जानते भी हैं कि आयुर्वेदा जो है वो साइंस ऑफ लाइफ है, और आयुर्वेदा का जो ब्यूटी है वो ये है कि आयुर्वेदा वात, पित्त और कफ, इसके 3 एलिमेंट्स हैं जिसपे ये काम करते हैं। तो शरीर में कभी भी वात का कुछ इम्बैलेंस है, पित्त का कुछ इम्बैलेंस है, या कफ का कुछ इम्बैलेंस है, तो वो बॉडी में मैनिफेस्ट होता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। संधिगत वात, संधि का मतलब है जॉइंट, गत मतलब उसके अंदर वात, मतलब वात रोग रिलेटेड टू द संधि, वाता रोगा रिलेटेड टू द जॉइंट्स। और ये शरीर में जब भी वायु रोग बढ़ता है तो शरीर में डीजेनरेशन स्टार्ट कर देता है। तो और आप ये मतलब हम लोग लकी हैं इस चीज में कि हम लोग आयुर्वेदा आजकल बहुत तरक्की कर रहा है, और आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं उनकी क्षमता इतनी अच्छी है, अगर हम उनको सही तरीके से उपचार के लिए यूज करें तो आप लोग इस धातु क्षय को ठीक कर सकते हैं। वृद्धावस्था में क्या होता है ना, जब ओल्ड एज आती है तो आपका सारे बॉडी का धातु क्षय होता है। धातु क्षय का मतलब है डेफिशिएंसीज इन द बॉडी आनी शुरू हो जाती है, रिलेटेड टू द ब्लड, रिलेटेड टू द मसल्स, रिलेटेड टू द नर्व्स, रिलेटेड टू द बोन्स। तो इसमें क्या है, वात व्याधि बढ़ जाती है। बेसिकली वाता दोषा का जब भी इम्बैलेंस होता है तो कोई ना कोई इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और जितना हम इस डिजीज को जल्दी हम लोग ठीक करेंगे स्टेज 1 स्टेज 2 में, उतना ये डिजीज प्रोग्रेस होके स्टेज 4 में नहीं जाएगी। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो मरीज हैं वो ग्रेड 4 तक जाने के बाद आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप जितना जल्दी, अगर अपने लक्षण आप पहचान रहे हो, जितना जल्दी आप इसका इलाज कराएंगे उतना जल्दी आराम आने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसका उपचार है क्या बेसिकली, देखिए सबसे पहले तो आपने लक्षण पहचान लिए कि जी मेरे को दर्द हो रहा है, अकड़न हो रही है, सूजन हो रही है, मूवमेंट करते टाइम पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट स्टेप है ये। सेकेंड स्टेप है, फिर आप देखिए उसका एक्सरे कराइए एक बार नी का, एक बार कोई एमआरआई कराइए जॉइंट का, तो पता चल जाता है, उससे क्लियर हो जाता है कि हमारे जोड़ों को कितना नुकसान हुआ है। तो बहुत ज्यादा गंभीरता और दर्द की कोई पुरानी हिस्ट्री है उसके हिसाब से, एज के हिसाब से फिर हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल में क्या है, आप अपनी जो हमारी बेसिकली जितनी भी जीवन शैली है उसमें परिवर्तन हमारे घुटने की रक्षा और ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रोग्रेसिवनेस है उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल बेटर कर ले, हमारे लाइफ के अंदर जो हम लोग जो खा रहे हैं, और हम अगर वो औषधियां डालें जिनसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोक सकते हैं, तो बहुत फायदा हो सकता है और आपकी जो डिजीज है वो ग्रेड 4 तक जाने से बच सकती है। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम लोगों के पास आयुर्वेद की इतनी बढ़िया मेडिसिन हैं, इतने बढ़िया द्रव हैं कि जो अगर हम शुरुआत में ही ले लें तो हमारा डिजीज उस कैटेगरी तक पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि स्टेज 4 के बाद आपने सुना होगा लोगों से चला नहीं जाता, नी रिप्लेसमेंट अपने आप में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आगे से दिक्कत है। ये वाता रोगा में संधिगत वात आता है। उसके बाद क्या होता है, जब धीरे धीरे आपका जैसे 2 हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं, तो इसके जो भी 2 हड्डियां रगड़ खाती है उसके बीच में से छोटी छोटी बहुत नसें निकलती हैं जो हमारे बॉडी को, हमारे लोअर लिम्स को सप्लाई करती है। और वो जो नसें हैं वो जब दबती हैं उस एरिया में तो आपको पेन देती है। तो लिटरली कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ मेरे को शुरू में पेन था लोअर एंड ऑफ द स्पाइन में, वहां पे दर्द था, अब धीरे धीरे वहां से दर्द मुझे पैर की तरफ आता है। कॉमन कंप्लेंट आती है ये।
तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि आपका कार्टिलेज तो कम हो रहा है, शायद जो रगड़ खा रही हैं हड्डियां उसके बीच में से जो नसें दब रही हैं, तो वो शियाटिक नर्व दबती है, तो उसको हम शियाटिका और आयुर्वेद में गृद्रसी नाम से बोलते हैं। तो ये भी वात रोग है, पर ये सेकंड लेवल का वात रोग है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ दब रहा है, आपका घिसाव होगा, रगड़ खाएंगे, एक हड्डी दूसरी हड्डी से रगड़ खाती है। अब इसके बीच में से जब नस दबनी शुरू हो जाती है, बहुत महीन महीन छोटी नसें दबनी शुरू हो जाएंगी, तो उसको शियाटिका बोलते हैं, शियाटिक नर्व। तो ये सेकंड स्टेज आया था ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर कि थिंग्स आर प्रोग्रेसिवली गोइंग बैड। तो ये अच्छा, अब ये इसको ठीक कैसे करना है? अब हमने देख लिया कि जी ये हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि आप अपना ये देखिए कि दर्द पहले बढ़ किस चीज से रहा है। ऐसा कोई भी काम जिससे आपके घुटने को या आपकी किसी भी जहां पे भी जिस जॉइंट में प्रॉब्लम है वो वहां दर्द बढ़े, उस प्रॉब्लम को बढ़ाए, उसको आप अवॉइड करिए। जैसे घुटना है, सीढ़ी चढ़ रहे हो आप, उतर रहे हो और उस टाइम पे दर्द बढ़ रहा है, तो नहीं करिए। अगर आप एक्सरसाइज करने के शौकीन हैं लेकिन एक्सरसाइज के बाद बहुत ज्यादा मूवमेंट से आपको पेन में बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, ऐसे एक्सरसाइज जिससे घुटने पर कम दबाव पड़े, वो एडवाइजेबल है। फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द थिंग्स टू बेनिफिट। फिजियोथेरेपी से गति, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन तो आता ही है, आपके पैरों का, मांसपेशियों का और आपके जो लेग्स में प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करता है। तो आयुर्वेद इन कॉम्बिनेशन विद ऑल दीज थिंग्स रियली वर्क्स वंडर्स। एक और चीज जो इसके अंदर इन लाइन आती है वो ये है कि देखिए, हम जो भी चिकित्सा करते हैं, अगर हम उसके साथ हर जगह आयुर्वेद में डाल दें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। एक तो आपका डिजीज बढ़ेगा नहीं, वही रुक जाएगा, और आपको आपका जो पेन है, स्टिफनेस है, उससे भी आराम मिलेगा। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जो भी आयुर्वेदा आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन आपको बता रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, बेसिकली हमारे मोटिव जो है वो ये है कि घुटने का या आपको जहां कहीं भी संधिगत जो भी दर्द है या जो भी सूजन है उसको कम करना, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है उस मूवमेंट को, जो उस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बेटर करना। थर्ड है उसके आसपास की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना। कोई टेंट है वो खड़ा तभी होगा ना जब साथ का उसका कपड़ा भी ठीक रहेगा। तो ये हमारा जो साइड का टेंट होता है ना, जैसे कपड़े का टेंट होता है, वो कपड़ा होता है, वो उस तरह से मसल्स होती हैं बॉडी में। तो मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। फिर नी कैप का जो दर्द है आपका, उसमें कमी आनी चाहिए, मूवमेंट बेटर होनी चाहिए आपकी, संतुलन अच्छा होना चाहिए, आपका बैलेंस होना चाहिए बॉडी का। ये नहीं कि आप लंगड़ा के चल रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आपको हम उसके अंदर भी बेनिफिट दें। बैठने और चलने की जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपकी मेंटेन रहे, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज जो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि विटामिन डी का बहुत ही अच्छा रोल है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। तो जब भी आप कुछ ऐसा मेडिसिन ले रहे हैं आयुर्वेदिक, उसके साथ में अगर आपका लो विटामिन डी है तो आप अगर उसको भी सप्लीमेंट करेंगे साथ में तो बहुत फायदा होता है। तो अब विटामिन डी क्यों, वाई विटामिन डी? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस सिंपल सी बात है, हड्डियों का मतलब खराब स्वास्थ्य है, उसका मतलब है ऑस्टियोआर्थराइटिस। हड्डियां आपकी कमजोर हो रही हैं, पतली हो रही हैं, खासकर ओल्ड एज में। तो विटामिन डी क्या करता है, वो हड्डियों का ना डेंसिटी मेंटेन करता है, हड्डियों को पतला होने से रोकता है, और साथ ही साथ इसके ना एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब है कि जो भी सूजन है बॉडी में, स्वेलिंग को कम करता है। तो स्वेलिंग कम करने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, और हड्डियों का स्वास्थ्य और हड्डियों का जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। सो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको विटामिन डी चाहिए? कुछ ना कुछ आपके मसल में वीकनेस आ रही है, पेन, थोड़ा सा छूने से भी पेन हो जाता है बहुत जल्दी, थोड़ा सा आपने कुछ भी काम किया तो पेन आ गया,
स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो रहा है, थोड़ा सा भी हल्का सा जर्क लगा और फ्रैक्चर हो गया, उसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज करने की बहुत आप एफर्ट लगा रहे हैं, मसल्स साथ नहीं दे रही है, तो दिस इज समथिंग। लेजीनेस, सारा टाइम लेजीनेस है, फटीग, सुबह उठे हैं फिर भी सोने का मन कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सम विटामिन डी यू आर लैकिंग, ठीक है ना। तो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी नो डाउट इज द सन, जो सुबह का जो सनलाइट होता है सुबह 5 बजे का, वो, नहीं तो एडिशनल जो प्लांट प्रोटीन है, मशरूम्स हैं, सीरियल्स हैं, चीज है, मिल्क है, उससे भी आपको थोड़ा क्वांटिटी में विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी का अगेन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करता है। मैं क्यों बता रही हूँ ये चीज कि विटामिन डी अच्छा होगा ना, तो हम जो मेडिसिन डालेंगे आपको, उसका भी बेटरनेस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब कराने में कैल्शियम बहुत इफेक्टिव है, प्रॉपर कैल्शियम लेवल्स मेंटेन करके रखता है, ग्रोथ ऑफ बोन्स बढ़िया करता है, आपका सूजन को कम करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रखेगा, और आपके बॉडी के अंदर जो भी हमारा जो ग्रीस बनाने का एक जो क्षमता है हमारे बॉडी की, उसको भी मेंटेन करता है। सो यू सी, विटामिन डी का भी साथ में होना बहुत जरूरी है। और आप जो नेचुरल सोर्सेज है वो भी ले सकते हो इसके लिए, और सनलाइट तो है ही है, तो मैं कहूंगी उसको आप जरूर सुबह उठ के कभी कभार जरूर लिया करिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है अर्थराइटिस के अंदर फिजियोथेरेपी तो हेल्प करती है, योगा भी हेल्प करता है, प्राणायाम से हेल्प करते हैं, हमारे पास सर्वांग आसन है, पद्म आसन है, भुजंग आसन है, मत्स्य आसन है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। जैसे आपको कमर में प्रॉब्लम है तो आप भुजंग आसन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये चीजें कुछ साथ में, देखिए ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, ये कोलैटरल अप्रोच से ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि बस हमने बस एक्सरसाइज कर ली हो जाएगा, योग कर लिया हो जाएगा, नहीं, आपको सब कुछ मिला के लेकर चलना पड़ेगा। थोड़ा सा योग करिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल बेटर करिए, थोड़ा सा परहेज भी करिए, थोड़ा सा दवा भी खाइए। और दवा भी नहीं, औषधि बोलती हूँ मैं तो इसको, आयुर्वेदिक को दवा तो बोलना गलत है। आयुर्वेदा इज बेसिकली औषधि, क्योंकि सारी जो जितनी भी मेडिसिन हैं आयुर्वेदा, दीज आर ऑल लाइक यू नो रसायनास। तो ये हमारे बॉडी को हेल्प करती हैं हमारे नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएशन में रहने के लिए। तो जैसे हम बोल रहे थे योगा, तो व्यायाम काफी प्रभावशाली रहता है। क्यों? क्योंकि वो जोड़ों की गति को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करेगा आपकी, और दर्द को कम करने में भी हेल्प करेगा। देखिए कम से कम कुछ मिनट आप टहलो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ आपको दर्द है आप साइकिलिंग शुरू कर दो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना है, जितना आप आराम से करोगे। लेकिन जो भी आप हल्का फुल्का जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे, उससे आपके जोड़ों की और मसल्स जो है वो मजबूत होंगे, और धीरे धीरे उससे क्या होगा, आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, तो आपका जो स्टिफनेस है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम 20 to 30 मिनट्स का जो आपका एक्सरसाइज है वो जरूर होना चाहिए। हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, कुछ स्ट्रेचिंग कर लीजिए, उससे जॉइंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगा और दर्द में आराम भी पड़ेगा। सो दिस इज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे साथ में क्या है कि हमारे पास कुछ इतनी बढ़िया मेडिसिन हैं, जैसे देखिए ये सब आप कर रहे हो पर फिर भी आप देख रहे हो कि कुछ मिसिंग है। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज में जो गड़बड़ हुई है उसको ठीक भी तो करना है। तो एक्सरसाइज से तो हम स्टिफनेस वगैरह सब कंट्रोल कर रहे हैं, स्टिफनेस बेटर हो रही है, राइट टाइप ऑफ फूड हम खा रहे हैं। बेसिकली वात रोग में क्या होता है, हमें जितना भी वात व्याधि बढ़ाने वाली जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने अवॉइड करना है। जैसे चावल हो गया, राजमा हो गया, सफेद चना हो गया, भिंडी हो गई, जिस भी चीज में वात गुण बहुत ज्यादा है उसको आपने अपनी डाइट में से कट करना है। As simple as that, क्योंकि like increases like, तो जो है उसको वो बढ़ाएगा। तो जो भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप, वात रोग अगर आ गया है तो वात बढ़ाने वाली कोई भी प्रॉब्लम है उसको, कोई भी अन्न ऐसा है उसको आप हटाइए। अब इसी लाइन के अंदर वन ऑफ द वेरी नाइस मेडिसिन इज वाताहरी वटी। वाताहरी वटी का ना कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। कॉम्बिनेशन इसके अंदर क्या है कि ये ना 3 जगह काम करते हैं। एक तो ये आपके
कार्टिलेज पे काम करेगा, हेल्प्स इन रीबिल्डिंग द कार्टिलेज। सेकेंड, ये हेल्प करता है आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में। थर्ड, ये हेल्प करेगा आपकी नर्व के ऊपर काम करता है। तो इसका बोन, मसल एंड नर्व तीनों जगह अच्छा काम है। अब बोन पे काम करेगा तो क्या होगा ना, आपका जो बोन है उसको स्ट्रॉन्ग भी करेगा और हेल्प करेगा कि बीच में आपका कार्टिलेज बने। और सेकेंडली, जब आपस में रगड़ खा रहा है बोन और बीच में से नस दब रही है, तो उस नस को, जो दबी नस है उसको भी रिलीज करता है। तो आपको कोई भी सियाटिका का कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी रिलीफ देगा ये। अश्वगंधा है इसके अंदर और शिलाजीत भी है थोड़ी मात्रा में। तो उससे क्या होता है कि ये आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन और बहुत ही सिंपल है। एक टैबलेट सुबह खाना है, एक टैबलेट शाम को खाना है, खाना खाने के बाद। और अगर बहुत दर्द है तो आप 2-2 टैबलेट भी खा सकते हैं शुरू में। और देखिए, ये जो टैबलेट है ना, आयुर्वेदा जो टैबलेट्स होती है ना, उनको अगर आप चबा के खाइए तो उसका असर और बढ़ जाता है। सो दिस इज अगर आप चबा के खाओ तो और बढ़िया बढ़िया लगेगा। ज्यादा दर्द है 2 खा ली, नहीं अभी दर्द ठीक लग रहा है तो आप 1 भी खा सकते हैं। तो ना केवल ये दर्द पे काम कर रहा है, उल्टा ये आपका जो आपका बोन है उसको स्ट्रेंथनिंग भी दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा पेन लग रहा है कभी कभार, तो आप ग्रेड 1 में हो, वो जो स्टेज 1 ऑस्टियो देखा था हमने, वहां पे आप थोड़ा सा 1-1 टैबलेट खा सकते हो। पर अगर आपको लग रहा है कि मैं स्टेज 3 में हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो आप 2-2 खा सकते हो। और अगर आप सच में स्टेज 4 में हो तो 2-2 टैबलेट सुबह शाम लेना अनिवार्य है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा पैरालिटिक प्रॉब्लम है या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जिनका मसल्स बहुत ज्यादा वीक है, काम नहीं करते, उन लोगों में भी वाताहरी वटी बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है ना। लेकिन अगेन इसके साथ कुछ परहेज जरूरी है। कुछ भी खट्टा नहीं लेना है, तला नहीं लेना है, इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और चीज है, अगेन वातारोगा, जितने वात के जो भी अन्न है, जो भी वाता बढ़ाते हैं, वो आप नहीं लीजिए, तो उससे काफी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अभी हम जैसे बात कर रहे थे, ये तो वाताहरी वटी है, तो जैसे मैंने बोला कि आपको बता रही थी मैं कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। तो ये आता है कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स, और इसमें सब तरह का बहुत ही बढ़िया कैल्शियम है। आवा गुगुल है, लाक्षादी गुगुल डली हुई है, और ये इतना बढ़िया कैल्शियम है कि अगर किसी का फ्रैक्चर भी हो तो आप दे देंगे ना, तो उसका बहुत जल्दी हीलिंग हो जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे ऑस्टियो, जैसे हमने बात की स्टेज 4 है हमारे पास, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उससे क्या होता है ना, इतना इतना ज्यादा जो स्टेज 4 हो जाता है, तो उसके बाद हड्डियां जो है ना खोखली होनी शुरू हो जाती है। तो दैट इज व्हाट ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, वाताहरी वटी में ना हमें 1-2 चीजों का जो ध्यान रखना है वो ये है। नंबर 1 इज क्लाइमेट। आपका मौसम कैसा है। देखिए, आजकल 40 डिग्री हो रहा है ना। तो 40 डिग्री में अगर हम किसी को शिलाजीत खिलाएंगे 2-2, तो उसका पेट थोड़ा लूज हो सकता है। तो अभी इसमें 40 डिग्रीज में तो आप बोले कि आप 1-1 ही खाइए। ठीक है। तो हम उसको इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। अगर बहुत गर्मी है और लग रहा है कि ये सेंसिटिव है पेशेंट, और आपको लग रहा है कि ये 2-2 नहीं झेल सकता, बहुत ही कमजोर सा पेशेंट है, तो 1-1 भी देंगे तो ठीक रहेगा उसको। और साथ में आपको एक कॉम्बिनेशन अगर आप दोगे तो बहुत फायदा लगेगा, क्योंकि कैल्शियम साथ में देने से उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। समझ रहे हैं आप। और ये जो कैल्शियम है, ये आप बच्चों को भी दे सकते हो, प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकते हैं, नर्सिंग मदर्स को भी दे सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। और एक और बहुत बढ़िया बात क्या है, प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स क्या है ना, वो अपने खाने का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती, तो हमें उनको कुछ ना कुछ एडिशनल कैल्शियम जरूर देना चाहिए। बिकॉज फीड कर रहे हैं वो, तो उनके बॉडी का जितना नेचुरल कैल्शियम है वो डायरेक्टली बच्चे को चला जाता है। तो उनको कुछ ना कुछ एडिशनल कैल्शियम देने के लिए दिस कैल्शियम टैबलेट्स रियली वर्क वंडर्स। और एक और चीज है कि ये जो कैल्शियम आप बॉडी के अंदर डाल रहे हो, ये आपके जॉइंट को मजबूती भी दे रहा है, सूजन भी कम कर रहा है उसकी, और जो उसकी रिजिडिटी है, मतलब जो अकड़न है, उसको भी कम करने में हेल्प करता है। और अगर आप इसको दूध के साथ लो तो और बढ़िया, दूध के साथ इसका जो गुण है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सो दिस कैल्शियम इज समथिंग which really works well. अच्छा, फिर उसके साथ
कैल्शियम के साथ में हमारे पास एक और ऑप्शन और है, उसको हम बोलते हैं बोन हेल्थ। बोन हेल्थ जो है, जो मैं अभी बात कर रही थी ना आपसे विटामिन डी की, विटामिन डी एसेंशियल कंपोनेंट है और हेल्प करता है कि बॉडी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करे अच्छे से, ठीक है ना। तो राइट बैलेंस मेंटेन होता है अगर हमें अच्छे स्ट्रॉन्ग बोन्स और मसल्स चाहिए। देखिए हमारी जो जनरेशन है वो आप देखो ना, आजकल क्या है 40 इयर्स में ही सारा ऑस्टियोआर्थराइटिस आना शुरू हो गया है। तो अब हम अपने आगे की जनरेशन में तो यही कर सकते हैं ना कि आगे जो जनरेशन है उसको आप अभी से स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि हम लोग जब आई थिंक 20-25 ईयर्स के थे तब उस टाइम पे इतना नॉलेज अवेलेबल नहीं था। अगर हमें तब पता होता तो शायद हम तब भी बोन हेल्थ या कुछ लेते रहते साथ में, तो शायद आज के टाइम में हमारा बोन्स और अच्छा होता। तो मैं ये बिल्कुल बोलूंगी कि आप जितने घर में छोटे बच्चे हैं 5 से 18 साल के, उनको एक टैबलेट जरूर दीजिए रोज, और जो बड़े हैं उनको भी आप एक सुबह एक शाम टैबलेट दे सकते हैं। तो दिस इज लाइक योर डेली डोज। जैसे आप सुबह 5 बादाम भिगो के खाते हैं, वैसे आप एक बोन हेल्थ रोज ले लीजिए। तो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए और आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए दिस इज एन एक्सीलेंट मेडिसिन। ओके। अच्छा, कई बार क्या होता है कि वाताहारी के अंदर एक और प्रॉब्लम आती है कभी कभी, जो मेरे पास अभी चार्ट में एक मैसेज आया है कि उसमें ना शुद्ध शिलाजीत है ना। तो शुद्ध शिलाजीत कभी ऐसे होता है कि किसी पेशेंट ने खा ली और उसका बीपी बढ़ गया, तो आपने क्या करना है, उसको एक एक सुबह भी नहीं दीजिए, उसको बस एक दीजिए दिन में एक बार, और उसको बोलिए थोड़ा दूध की कच्ची लस्सी बना के उससे ले ले। एक से जैसे जैसे कंफर्टेबल होगा, कम टू सुबह एंड शाम, फिर क्या होगा, बीपी नहीं बढ़ेगा उसका। देखिए ये जो मेडिसिन है ना, ये दिस इज एन आर्ट, हाउ टू टेक द मेडिसिन। मेडिसिन सब सूट करेगा, बस उसको लेने का तरीका अगर बदल देंगे तो यही दवाई आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो ये 3 जो दवाइयां हैं इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। और एक मैं ऑयल भी सजेस्ट करूंगी, ओजेट ऑयल। ये जो है ये बहुत ही बढ़िया ऑयल है, दिस स्पेशली फॉर कोई भी बैक एक हो रहा है आपको, कमर का दर्द है, पसली में दर्द हो रहा है, अनएक्सप्लेन दर्द होता है, कई बार स्टिफनेस बहुत ज्यादा लगती है हाथों और पैरों पे, कहीं पे भी आपको पेन हो, शियाटिका है या कोई भी आपको चिकनगुनिया के, क्योंकि पीछे चिकनगुनिया जो वायरस था उसने बहुत ही बुरे तरीके से लोगों को अटैक किया, लोगों की बोन्स के ऊपर, तो उसमें इस तेल ने काफी अच्छा काम किया। और कोई भी किसी भी तरह का घुटने का दर्द है उसमें ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। सो बस करना कुछ नहीं, आपने सिर्फ मसाज करना है हल्के लाइट हैंड से, और मसाज करने के बाद उसको किसी भी गर्म कपड़े से, पानी आप गर्म करिए, उसके अंदर कोई टॉवल डिप करिए और उसके ऊपर सिकाई की तरह ऐसे लगा दीजिए। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 बार भी कर सकते हैं गर्मी के हिसाब से, नहीं तो 2 या 3 बार भी इट इज फाइन। ओके। तो ये चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। तीनों चीजें भी इकट्ठे ली जा सकती है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बोन हेल्थ है ना, वो एक जनरल टॉनिक है, जैसे हम बादाम खाते हैं, और एडिशनल कैल्शियम और वाताहरी वटी साथ में दी जा सकती है। सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो कुछ भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कुछ भी प्रॉब्लम है तो इससे सॉल्व हो जाता है। अब प्रॉब्लम आती है, कभी कभी क्या होता है कि आपने जी वाताहरी वटी खा ली, अब उससे क्या हुआ, एसिडिटी हो गई। होता है ना कभी कभी कि कुछ एंटासिड लोग खाते हैं ना, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की दवाई ठंडी तो होगी नहीं, पर इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि अंदर गर्मी नहीं करता, पर कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि जैसे कुछ एसिडिटी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को साथ में एक एम्ब्रोलिव लगा दीजिए। एम्ब्रोलिव आप दो, सुबह शाम दे दीजिए उनको, तो उससे क्या है वो बैलेंस कर देगा। और एम्ब्रोलिव जो है वो लिवर के लिए भी अच्छा है और इन टर्न स्टमक को भी बढ़िया रखता है। और किसी को भूख नहीं लग रही है तो उसको आप वाताहारी दोगे तो भूख उसको बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ऐसा फीलिंग आएगा उसको। तो एम्ब्रोलिव अगर हम साथ में लगा देंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक अप।
Okay, ma'am. Thank you so much. Please be connected. एक second.